बिहार में परिस्थितियों पर बात करने के लिए इस वक्त सम्राट चौधरी जी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हमने आपकी बात अपने दर्शकों को सुनाई, उप मुख्यमंत्री जी, और आपने कहा कि अगर ठोकने की जरूरत पड़ेगी तो ठोकना भी जरूरी है अपराधियों को, लेकिन एक आरोपी को और आरोपी का इनकाउंटर, अब विपक्षी कह रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कानून संभाल नहीं पा रहे, इसलिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नमस्कार अंजना जी। बिहार, आप भी एक बिहार की रहने वाली बेटी हैं और बिहार को आप समझती हैं। बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम आज के तारीख में नहीं है। बिहार में अपराध होते हैं, इससे नहीं मैं डिफर करता हूं, लेकिन आज के तारीख में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। और बिहार की स्थिति को आप ये समझिए कि बिहार में पहले सीएम हाउस से पैसे का डीलिंग होता था और बिहार के मुख्यमंत्री और उनके सुपर सीएम इस पूरे चीजों की मध्यस्थता करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अपराध हुए, एक व्यक्ति ने सुपारी दिया, दूसरे ने हथियार उपलब्ध कराया, तीसरा उमेश यादव ने हत्या किया, ये सारे चीज जनता के बीच में आ गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बिहार सुशासन वाला प्रदेश है। बिहार लगातार बदल रहा है। आप याद कीजिए, आप स्वयं जब बक्सर जाती होंगी पटना से तो 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटा में आप जा रही हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं, जहां 4 घंटे लगते थे। पटना से गया, जहां 4 घंटे लगते थे, वो 1.25 घंटे में पहुंच रहे। ये बदला हुआ बिहार है। जिनको, जो लोग उतावले हैं सत्ता में आने के लिए, वो बिहार का प्रोजेक्शन गलत कर रही है। बिहार बदल चुका है। बिहार में सुशासन है। रात के 12 बजे भी बिहार की बहनें हमारी सड़क पर घूम रही हैं और अपराधी जो व्यक्तिगत झगड़े को इस तरह का अंजाम कोई देता है। लेकिन लगातार अगर बार बार इस तरह की हत्याएं होंगी तो अब कानून व्यवस्था पर सवाल तो पूछा ही जाएगा। आखिर देखिए, लगातार चुनाव में अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पिछली बार भी आपका मेन एजेंडा सम्राट जी क्या था? आप यही कह रहे थे ना कि जंगल राज से बचाना है तो हमारे लिए वोट दीजिए। अब अगर हत्याएं, अपहरण ये नहीं रुक पाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। क्या यही डर है जिसकी वजह से, या फिर नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता है जिसकी वजह से आप लोग लग रहा है योगी मॉडल अपना रहे हैं? अब योगी जी का देखिए ना डेटा, उनके राज में तो 223 लोग, 223 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसीलिए ये योगी राह पे आप लोग निकल पड़े हैं क्या? देखिए बिहार, नहीं अंजना जी, बिहार नीतीश मॉडल से चल रहा है। नीतीश जी का सुशासन है, नीतीश जी ने कार्रवाई किया है। यहाँ कोई दूसरे मॉडल की चर्चा नहीं है। यहाँ सिर्फ कार्रवाई होते हैं और उद्भेदन भी करने का काम। आप देखिए 72 घंटे में बिहार की पुलिस ने उद्भेदन करने का काम किया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया है और बिहार नीतीश मॉडल से ही चलता है, एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं आपको। पर ये भी बड़ा दिलचस्प है ना सम्राट जी, देखिए मतलब इसी दिन जलालुद्दीन पर बुलडोजर चल रहा है, वहां योगी जी चला रहे हैं, इधर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है। और मतलब आप लोग को लग रहा है कि अब इससे निकलने का एक ही तरीका है। चिराग पासवान तक ने कह दिया कि बहुत कानून व्यवस्था खराब है, तो अब इससे निकलने का एक ही तरीका दिखा कि अब भाई एनकाउंटर कर दिया जाए। नहीं, इनकाउंटर जिसने आर्म सप्लाई किया उसने गोली चलाया, इसलिए हत्या हुई, उसके ऊपर इनकाउंटर किया गया। लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसने अपराध किया, उमेश यादव ने गोली चलाया और जिसने साजिश किया, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी। तो ये स्पष्ट दिखता है कि रूल ऑफ लॉ है, शासन चलाए जा रहे हैं। और आप देखिए पूरे प्रदेश में छिटपुट घटना जरूर हो रही होगी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता। कोई अपराधी, गुंडे माफियागिरी नहीं कर सकते हैं, ये एकदम स्पष्ट है। ये जो राजा को मारा गया उप मुख्यमंत्री जी, इसकी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, राजा की हत्या यदि पुलिस ने की, जो इनकाउंटर में मारा गया, उसने यदि गोली चलाई होगी तभी पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई किया होगा। पुलिस को कोई इनकाउंटर करने का कोई आदेश ही नहीं है।
लेकिन यदि कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो जरूर चलाएगा। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या उधर से गोली चली थी? उप मुख्यमंत्री हैं आप। नहीं, एकदम पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, पटना के सीनियर एसपी ने स्वयं बताया है कि राजा जो जिसका इनकाउंटर हुआ है उसने पुलिस पे गोली चलाई, एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। तो ये एसएसपी पटना ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इसलिए साफ है कि पुलिस के जवाबी कार्रवाई में राजा की हत्या हुई है। अब देखिए, सीएम नीतीश बाबू के जो पहले 5 साल थे वो बहुत अलग थे, उनके तरीके में सब एनकाउंटर टाइप की चीज नहीं थी। अब कह रहे हैं आप लोग अग्रेसिव तरीका अपनाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जब वो आते हैं तो अब वो अग्रेसिव होकर ये सब कर रहे हैं। ये आपका इफेक्ट है क्या सम्राट जी? नहीं, एकदम कोई इफेक्ट नहीं है। नीतीश जी अपने से शासन चलाते हैं और मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश मॉडल पे ही चलता है। नीतीश जी ने 20 साल काम किए हैं, बिहार के जनता के लिए काम किया है, बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। बिहार आज विकसित हो रहा है और बिहार जहां 13% रेवेन्यू था, 87% झारखंड चला गया था, आज 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट है। इसलिए बहुत लोगों को चिंता भी है। नहीं तो राहुल गांधी तो सीधा हमला कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा क्राइम कैपिटल कह दिया है पटना को। अब ऐसे में आपका क्या जवाब? और कल जो बड़ा बंद का आह्वान किया है तेजस्वी यादव ने, उसमें राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है कि जा सकते हैं। राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती है, यह स्पष्ट समझिए। उन लोगों को, दोनों को, राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी को लगता है कि मैं राजा का बेटा हूं, सिर्फ मेरा ही सत्ता है। यह लोकतंत्र नहीं है। 99 सीट लाकर भी उनको लगता था कि हम सत्ता में बैठ गए। तेजस्वी यादव को लगता है कि हम विरोधी कैसे हो सकते हैं, हमारा सत्ता है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ऐसी बात लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता लालू जी को भी हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया और तेजस्वी यादव को भी 3 बार नीतीश जी के नेतृत्व में हराने का काम किया। ये लगातार, ये लोग हारने वाले लोग हैं, तो इनका काम ही है सत्ता के विरोध में बोलते रहना। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक सबसे बड़ा आजकल जो मुद्दा जिस पर तेजस्वी यादव बार बार चर्चा करते हैं और आरजेडी के जितने नेता हैं वो कहते हैं बार बार कि सचेत अवस्था में नहीं है नीतीश कुमार, और बीजेपी का उन पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बीजेपी फैसले ले रही है, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कभी वो किसी के सिर पर गमला रख देते हैं, कभी अलग अलग जगहों पर ऐसी परिस्थितियां बनी है। जी जी अंजना जी, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तेजस्वी यादव जी उनके उप मुख्यमंत्री थे, तो बहुत अच्छे थे नीतीश जी, इसमें कहाँ दो मत है। विरोधी दल में जाने के बाद तो ये बात बोलेंगे ही ना, क्योंकि सत्ता उनसे बाहर चली गई। इसलिए राजनीतिक तौर पर उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं, इसलिए कुछ भी फैला दो। देखिए, नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं, कैबिनेट का डिसीजन वो करते हैं, सारे बड़े फैसले को जनता को समर्पित करने का वो काम करते हैं, लगातार मंच और सभी कार्यक्रमों में जाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ भी मंच शेयर करने का काम करते हैं। और आप देखिए, कई रोज ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो यात्रा करके विकास की समीक्षा नहीं करते हैं। समीक्षा करने का काम भी नीतीश कुमार जी स्वयं करते हैं। लेकिन बार बार सब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी जो हैं ये बहुत बड़े मतलब पॉलिटिशियन हैं, कूटनीति और राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं। आने वाले समय में जो शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वही सम्राट जी कर देंगे नीतीश बाबू के साथ। अंजना जी, आप भी बिहार से हैं, हम लोग तो बिहारी हैं, और हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता, ये पार्टी तय करती है कि हमारा रोल क्या होगा। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी तय करती है कि हमारा रोल क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। नीतीश कुमार ने बिहार को बनाने का काम किया, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है,
और विकसित बिहार आज यदि दिख रहा है तो उसमें नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो जनता को तय करना है कि विनाशकारी लालू प्रसाद जी के थ्योरी पर चलने वाली पार्टी उसको सत्ता देगी या नीतीश कुमार जी के थ्योरी पर चलने वाला विकास और मोदी जी का सहयोग पर चलने वाला बिहार उसको देगा। ये जनता तय करेगी। ठीक है, वैसे तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपसे ये इंटरव्यू था, लेकिन आज मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर अगर प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर उसी पर है, उनका सीधा चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि वो उनके वोट बैंक को, जो मतलब वोट बैंक को नहीं, उनका कहना है कि जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। एक बहुत बड़े तबके को, जो वोटर्स हैं, उनको निकालने की ये कोशिश है, उसी के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं अंजना जी एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ही शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि जनवरी से लेकर जून तक, जब तक इलेक्टोरल रिवीजन का काम नहीं चल रहा था, तो किशनगंज जिले में 20,000, 30,000, 25,000 लोग आवेदन देते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें 11 तरह की व्यवस्था दी है, जिसमें 10 तरह की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तुरंत बना नहीं सकता है। लेकिन एक व्यवस्था है जिसका चोरी का रास्ता है, वो है आवासीय प्रमाण पत्र, जो तुरंत बनाया जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किशनगंज छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है, और वहां पर जहां 20,000 एवरेज आते थे, वहां पिछले 7 दिनों में 2 लाख 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए। इसका मतलब है, हम लोगों ने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को आग्रह किया है इसकी संपूर्ण जांच की जाए, और ये सब बांग्लादेशी होंगे। जो भी बांग्लादेशी है उसको एक को भी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिसको मिल गया है उसको रद्द कीजिए, क्योंकि यदि बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का देश है। इस देश में जो बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी नागरिकता किसी भी हालत में कोई नहीं छीन सकता है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन उनके पारंपरिक वोट बैंक पर चोट के लिए तो नहीं ये किया जा रहा है, ये आरोप है ना। वही तो मैं तो अंजना जी वही कह रहा हूं कि अब बांग्लादेश के वोट पर यदि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव टिके हैं, तब तो कुछ नहीं कहना है। उनको तो बिहार के लोगों के वोट पर टिकना चाहिए। बिहार के लोग ही जिता सकते हैं जो भी चुनाव जीतेगा। बांग्लादेशी वोटर पर थोड़े ना पिछली बार 75 सीट ले आए थे वो उप मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, मैंने ये थोड़े कहा, मैंने कहा कि बिहार का लोकतंत्र सबको मौका देता है। मैंने ये कहा कि जिस तरह का सूचना प्राप्त हुआ कि 10 टाइम्स अधिक बढ़ गए आवेदन करने का, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? इसको तो क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। सीए का कानून मनमोहन सिंह जी ने लाया, और यदि बांग्लादेशी हिंदू को इस देश में लाना है, ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कानून का स्वरूप ड्राफ्ट जो है कांग्रेस ने किया। जब बीजेपी ने लाया तो उसका विरोध किया। तो एनआरसी का पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, ड्राफ्ट वो बनाती है। तो दिक्कत है कि ये लोग तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं। इनको लगता है कि हमको हमारे जो वोट बैंक है उसमें कहीं ये फीलिंग नहीं चले जाए कि हमारे लोगों को बिहार से बाहर करने का काम किया जा रहा है। ये डरते हैं। और बिहार, बंगाल, ये जो पूरा असम है, ये सारे लोग जो बिहार और असम में, बंगाल में आके रह रहे हैं, यही डर है कांग्रेस पार्टी और राजद के लोगों को। एक आखिरी सवाल है, जल्दी से उसका जवाब दे दीजिएगा। महाराष्ट्र को लेकर देवेंद्र फडणवीस का राज चल रहा है, बीजेपी के फिर से वहां सीएम बने हैं, और वहां पर हिंदी भाषियों को लेकर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एक दुकानदार को भी पीटा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और अगर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या कहिएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कोई इस तरह की घटना नहीं कर सकता, वो अपराधी है।
और वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोटेस्ट किया है कि कोई भी जो भी मराठी बोलना चाहता है वो बोलेंगे, और जो लोग काम करने आए हैं दूसरे प्रदेश से आए हैं उनका तो सम्मान करना चाहिए कि वो शिल्पीकार हैं। आपके राज्य का भविष्य बनाने का काम बिहार के लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को बिहार यूपी के लोगों का स्वागत करना चाहिए कि वहां जाकर मेहनत करके उस इलाके को विकसित करने का काम कर। और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोग जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।